नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे जबलपुर शहर की 4 विधानसभा सीटों की। जबलपुर शहर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। पहली जबलपुर पूर्व, दूसरी जबलपुर उत्तर मध्य और तीसरी सीट है जबलपुर कैंट, चौथी जबलपुर पश्चिम। जबलपुर पूर्व सीट पर कांग्रेस के लखन घनघोरिया और भाजपा के अंचल सोनकर मैदान में हैं। जबलपुर उत्तर मध्य सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर विनय सक्सेना पर भरोसा जताया है। भाजपा ने पश्चिम से टिकट मांग रहे अभिलाष पांडे को उत्तर मध्य से टिकट दिया। जबलपुर कैंट से भाजपा ने एक बार फिर अशोक रूहानी को टिकट दी है। वहीं कांग्रेस ने चिंटू चौक को प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस ने एक बार फिर तरुण भनोट पर भरोसा जताया। भाजपा ने जबलपुर से मौजूदा सांसद राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2018 में जबलपुर पूर्व पर कांग्रेस से लखन घनघोरिया ने भाजपा के अंचल सोनकर को 35,000 के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। 2023 चुनाव में दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। जबलपुर उत्तर मध्य सीट पर कांग्रेस के विनय सक्सेना ने महज 578 वोट के अंतर से शरद जैन को हराया था। बीजेपी से बगावत करके धीरज पटेरिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 29,479 वोट प्राप्त किए, जिससे भाजपा जीत से महरूम रह गई थी। इस सीट पर भाजपा ने नए उम्मीदवार को उतारा है। एक बार आपके सामने हम पेश कर रहे हैं तमाम जो प्रत्याशी, उनके चेहरे। जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोट का मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी के राकेश सिंह से। जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भाजपा के आंचल सोनकर से उनकी सीधी टक्कर होगी इस सीट पर, जो कि जबलपुर पूर्व है। और इसके अलावा जब हम अगली सीट की बात करते हैं तो वह है जबलपुर उत्तर, जहां से कांग्रेस ने विनय सक्सेना को मौका दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अभिलाष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 4 विधानसभा सीटें जो कि जबलपुर शहर के अंतर्गत आती हैं, उनमें प्रत्याशियों के नाम आप देख पा रहे हैं। जबलपुर छावनी से अभिषेक चौक से चिंटू को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी से अशोक रूहानी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ये है वो उम्मीदवार जो सामने है। जबलपुर कैंट सीट पर भाजपा के अशोक रूहानी ने कांग्रेस के, आपको बता दें, उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतारा है। और ये आपको हम सामने समीकरण दिखा रहे हैं जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट का 2003 से लेकर 2018 तक कब कौन से प्रत्याशी किस पार्टी से जीते हैं। कांग्रेस ने रूहानी के सामने इस बार नए प्रत्याशी चिंटू चौकसे को टिकट दी है। जबलपुर छावनी विधानसभा सीट के समीकरण भी आपको दिखाते हैं। 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव से अधिकतम हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी से ही जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट में 2008 में बीजेपी जीती और 13 में कांग्रेस की जीत हुई और उसके बाद 18 में भी यही दौर जारी रहा। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट 2003 में बीजेपी जीती, कांग्रेस 2008 में जीत हासिल कर चुकी है और 2013 में फिर बीजेपी जीती, 2018 में फिर कांग्रेस, यानी कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां की जनता ने मौका दिया। जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट पर जब हम बात करने आते हैं तो 2003 में भाजपा की जीत हुई, 8 में कांग्रेस की, फिर 13 में भाजपा की और फिर 18 में कांग्रेस की। तो ये सीट भी लगातार जो मतदाता हैं उनके मन को यहां पर दिखा रही है किस तरह से वो प्रत्याशी यहां पर बदल देते हैं। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट में बीजेपी की 3 बार जीत हुई, 3 से लेकर के 13 तक, और 18 में कांग्रेस से विनय सक्सेना ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट में 2003 से लेकर के 2018 तक आपको बता दें बीजेपी और कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस को 2018 में मौका मिला और लगातार 3 बार भाजपा के प्रत्याशी यहां से जीत चुके हैं। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट में 2003 से लेकर 13 तक बीजेपी को मौका मिला और 2018 में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश आया। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अमित पांडे जुड़े हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जबलपुर सीधा रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जबलपुर की जनता से बातचीत करें और जानने की कोशिश भी करें कि किस तरह से इस बार के चुनावी समीकरण वो देख पा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे इस बार के विधानसभा चुनाव में हैं। मतदान की तारीख नजदीक आती चली जा रही है, वैसे वैसे मतदाताओं का रुख भी जो है वो धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है। इस समय अभी हम मौजूद है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या है उनका रुख, क्या है मेन मुद्दे। जी भैया, आप एक यंगस्टर हैं, कि क्या लगता है आपको 2023 में क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी, क्योंकि पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आएगी। पिछली बार मामा ने कुछ करके पार्टी वो गिरा दिया था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए भाजपा में सही नहीं चल रहा है। आप देखिए, कमलेश अग्रवाल जी निर्दलीय खड़े हो गए, प्रभात साहू जी ने इस्तीफा दे दिया, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भाजपा में
मनमुटाव बहुत ज्यादा हो गया है जबलपुर में, जहाँ देखने मिल रहा है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस फिर आएगी। और मुद्दे की जहाँ तक बात है, शहर में अभी देखिए क्या हुआ अच्छे से। शहर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए। आप इंदौर को देखिए या भोपाल को देखिए, कितना अच्छा हो गया। हमारे जबलपुर में क्या है, आप बताइए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो नेता है वो सब कुछ नहीं करते। इंटरनेशनल स्टेडियम की डिमांड है यंगस्टर की जबलपुर में। हमारे पास एक और सज्जन भी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार 2023 में मेन? जी, विकास तो सबसे पहला मुख्य विषय रहा ही है और मेरे अनुसार तो भाजपा को ही आना चाहिए, क्योंकि भाजपा संवैधानिक आधार पर कम से कम सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा कांग्रेस जैसी नहीं है कि भारत के बहुसंख्यक को, जिससे शब्द हिंदू संबोधित किया जाता है, उसको जातिवाद में तोड़ के रखता है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेके, जैसे 2013 वक्फ बोर्ड के उल जलूल कानून दे दिए गए कांग्रेस के द्वारा, जिससे आज वक्फ बोर्ड किसी भी भूमि पे अपने आधिपत्य जमा सकता है और जो जिले के कलेक्टर और एसपी को भी आके उस क्षेत्र पे उस व्यक्ति की रजिस्ट्री भी हो उस घर की, तो भी उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के उल जलूल कानून दिए गए हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सबका साथ सबका विकास की बात करती संविधान के आधार पर, उस भाजपा को ही सरकार में आना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। यही विचार है। अरे हमें तो नहीं लग रहा भैया सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ सबका विकास, ये बताओ ना। 70 वर्षों में पिछले कांग्रेस ने कितना, अरे आप 70 वर्ष का रोना क्यों रोते रहते हो? आप बात ये बताओ ना, 2000 वर्ष का रोना रोते रहते हो। आप ये बताओ अभी क्या हुआ? अभी पार्टी, आपकी पार्टी ने, भाजपा ने, कांग्रेस मेरी पार्टी के लिए भाजपा 15 महीने पैसों के कारण ये क्यों हुआ? पैसे किसने खाया? आप देख सकते हैं जनता में अलग अलग मुद्दे हैं और अगर अलग अलग लोगों के नजरिए हैं देखने के। आने वाले 3 तारीख को क्लियर होगा कि जनता का वोट किस तरफ जाता है। बिल्कुल। और उसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर जनाधार बदल दिया गया था, लेकिन तब जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे उपचुनाव के बाद, तो जो चुनावी वादे इनके साथ किए गए थे, उन वादों पर कहां तक जो विधायक हैं वो खरे उतर पाए हैं या फिर वादे अभी अधूरे हैं? 5 साल पहले भी कांग्रेस को एक चांस मिला था और लगभग 1.5 साल की सरकार में क्या लगता है आपको, क्या विकास हुआ था? देखिए विकास की बात कितनी अच्छी, बहुत सारे शास्त्री ब्रिज को बनने की दोबारा वो हुआ था, फिर कटंगा फ्लाईओवर का हुआ था, बहुत सारे काम हुए थे। यहाँ तक कि बट्टादादा स्टेडियम की बात हुई थी, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन अभी देखिए, अभी सांसद महोत्सव, खेल महोत्सव हुआ था, मैं उसमें था उसमें। लेकिन जो होना चाहिए शहर में स्टेडियम, मेरा तो यही है, मैं जब खिलाड़ी रहा हूँ तो स्टेडियम होना चाहिए। शहर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी कमियां हैं, जो केवल इंदौर और भोपाल जा रही है। जबलपुर को क्या मिल रहा है? हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जी अमित, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद दुबे जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम आपसे समीकरणों को समझना चाहेंगे, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जबलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर देखे जा रहे हैं? सबसे ज्यादा चर्चा में होते हैं मुद्दे वो यही होते हैं कि क्षेत्र का विकास पुराने जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने कितना किया, और यदि वर्तमान में हम जनता देख रही है, जो वोटर्स देख रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि किसे चुने जो सबसे ज्यादा विकास कर पाएगा। बात मुद्दा जो है वो जबलपुर के साथ विकास का जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा सन 1947 के बाद से ही जुड़ गया था, जब भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहर लगातार विकास के मामले में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जबलपुर को सिर्फ एक हाईकोर्ट देकर उस समय की सरकारों ने ये समझ लिया था कि शायद विकास का रास्ता ये सिर्फ हाईकोर्ट को दे दिया जाएगा तो इसके बाद इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। इसके बाद कोई बहुत बड़े विकास के यहाँ पर काम नहीं हो पाए। तो आज भी वही स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा विकास नहीं हो पाया है। आज भी चौथे नहीं बल्कि भी मैं कहूँ कि स्टेट में 5वें 6वें स्थान पर जबलपुर आता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी की सरकार रही, सरकारों ने वादे तो काफी कुछ किए जबलपुर के लिए, लेकिन उतना कहीं काम नहीं हो पाया। प्रत्यक्ष और सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का पहुंचना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जबलपुर में तो डीपीआर भी सैंक्शन नहीं हुई। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम था कि वो डीपीआर बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि जबलपुर कितना पिछड़ा है अपने ही स्टेट में, अपने ही शहरों के तुलना में। तो लोगों की यही अपेक्षा है
कि जितने ज्यादा संख्या में किसी एक पार्टी के यदि विधायक आते हैं तो सामूहिक रूप से अगर प्रयास कर पाएंगे, ऐसा कुछ यदि हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर यही है, बात सिर्फ विकास को लेकर है। और दूसरा जो मुद्दा इस वक्त समझ में आ रहा है कि ऐसे में क्या विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और क्या विधायक अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि यदि हम कांग्रेस और बीजेपी को देखें तो इनकी दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। चारों शहरी विधानसभा सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। तो ऐसे में भला जीत किसके चेहरे पर, माथे पर आएगी? तो जीत का चेहरा उसी के पास जाएगा, वो विधायक के पास जो जनता से सीधे लंबे समय तक कनेक्टिविटी बनाकर रखेगा। और यदि अभी हाल के दिनों में हम देखें तो अब जो 18 से 15 दिन का समय रह गया है कैंपेनिंग के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रत्याशी जनता के संपर्क में रहेगा, जाहिर सी बात है कि उसको बोनस पॉइंट मिलेंगे। जीत किसके पास होगी ये तो हम 2 तारीख को बता पाएंगे, लेकिन बोनस पॉइंट उसी के हाथ में होगा। जी बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से आपने कहा कि लगातार यहाँ पर विधायक जो हैं बदलते रहे, सरकारें आती जाती रही, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जो फोकस था वो डेवलपमेंट पर नहीं हो पाया? क्योंकि इसे संस्कारधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ऐसे में संस्कारधानी बाकी शहरों की तुलना में इतनी पीछे कैसे रह गई? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? सपाट वजह है जो सबके सामने आती है, वो है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि जब भी चुने गए, उन सभी जनप्रतिनिधियों में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी कि शहर का विकास करना है। इसको लेकर इनके पास सबसे ज्यादा कमी थी और इस कमी की वजह से वे पूरी मजबूती के साथ अपने जो उनके सबसे केंद्रीय नेतृत्व हो या मध्य प्रदेश शासन का जो नुमाइंदगी कर रहे हो लोग, उनके पास तक ये अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पाए। यही वजह थी कि सारे मामलों में जबलपुर पिछड़ता चला गया। इसके लिए सिर्फ दोषी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो यहाँ के सांसद रहे हों और या फिर पूरी जिले की 8 विधानसभा के विधायक रहे हों। बिल्कुल, और इस बार जब सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान दोनों बड़ी पार्टियों ने कर दिया है, ऐसे में जब ये जनता के बीच जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, तब क्या किसी तरह से जनता का जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि जनता ने हर बार अलग अलग जनप्रतिनिधियों को यहां से मौका दिया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। अरविंद जी, राजनीतिक दलों की यदि हम बात करें, प्रमुख है यहाँ पर जबलपुर में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होती आई है, अभी भी वही फाइट है जी। दोनों दलों के जब भी प्रत्याशी जा रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता उनसे यही पूछ रही है जी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कई जगह तो कॉलोनीज बड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर बिजली ठीक ढंग से नहीं पहुंची है, वहाँ पे बिजली के खंभे नहीं लगे, लोगों के घरों से एक दूसरे से वायर टू वायर इस तरह से एक्सटेंशन देकर काम किया जा रहा है, काम चलाया जा रहा है। तो जनता वो सवाल पूछ रही है उनसे, और प्रत्याशियों के सामने दिक्कत यही आ रही है कि वे ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दिक्कत ये भी है क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस ने भी लगातार राज किया यहाँ पर, बीजेपी ने भी लगातार राज किया, तो दोनों की स्थिति समान है और दोनों की प्रत्याशियों के सामने जनता अपने सवाल लेकर खड़ी है, जिनका जवाब देना इन प्रत्याशियों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, भाजपा कांग्रेस दोनों को यहां पर जनता ने मौका दिया, लेकिन 2023 का जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि बड़ी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी और जेएस जैसे जो संगठन हैं उनकी काफी सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में जबलपुर शहर के अंतर्गत जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं, क्या यहां पर इन दल विशेष का प्रभाव देखने को मिल रहा है, या फिर इस बार भी जो सीधी फाइट होगी नेक टू नेक वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी? शहरी विधानसभा जी, किसी तीसरे दल के लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है जी। वोट शेयरिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी और यहाँ पर सीधी फाइट जो है बीजेपी कांग्रेस में है जी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा बहुत इफेक्ट गोंडवाना गठबंधन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है और गठबंधन के तहत जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वो जरूर कुछ वोट काटेंगे। अब वो वोट किसके काटेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ पर वोटों का नुकसान दोनों पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रत्याशी उनमें से जीत कर आ जाएगा, इस तरह की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच ही जबलपुर शहर की 4 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा देखने को, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जनता का रुझान इस बार किनके साथ जाता है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े थे और बड़े विस्तार से उन्होंने इस पर चर्चा की हमसे। अरविंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में।
और एक बार फिर रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित का, जो कि लोगों के बीच में मौजूद हैं। अमित, कल हमने देखा कि नामांकन का दिन था और अंतिम तिथि थी, 2 तारीख को नाम वापसी की तिथि है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जबलपुर की जो शहरी विधानसभा सीटें हैं, इनमें कितने नामांकन फॉर्म भरे गए हैं और सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो कौन से हैं? लगभग 128 के आसपास जो नामांकन फॉर्म है वो टोटल लगभग दाखिल किए गए हैं जी। और जो सबसे अगर देखा जाए तो हॉट सीट कही जाए तो पश्चिम विधानसभा को हॉट सीट कहा जाएगा जबलपुर शहर की जी। क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक तरफ कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने भी अपना पूरा दम लगाते हुए वर्तमान सांसद राकेश सिंह को मैदान में यहाँ से उतारा है। जी अमित, लोगों से भी चर्चा करें क्योंकि हर बार पार्टियों को यहाँ पर मौका दिया गया, भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। जी, मेरे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्या रुख है और क्या मुद्दे हैं उनके। जी भैया, 2023 विधानसभा चुनाव मतदान की तारीख आ रही है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग वोट करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अभी जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत पुरानी एजुकेशन चल रही है, जो एजुकेशन पॉलिसीज है उस पर थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। जो मतलब जो यूनिवर्सिटीज है वो आने चाहिए, जो मतलब जो लोग पढ़ाई करते हैं उसके बाद तक जो कैंपस है वो कैंपस आने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। थोड़ा सा शिक्षा की साइड सरकार को ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट तो होगा, अगर शिक्षा होगी तो रोजगार होगा तो डेवलपमेंट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत साल पहले जबलपुर में अफ्रीकन लोग आते थे पढ़ने के लिए, बाहर के लोग पढ़ने आते थे। आज जबलपुर के जो युवा है वो कहाँ जा रहे पढ़ने के लिए? आपने देखा है? इंदौर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जबलपुर में ना एजुकेशन अच्छी मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है। जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे ना, बाहर जाएंगे। जी भैया, आपको क्या लगता है कि 2023 में किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मैं सर मतलब यही कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसी पर फोकस है और मैं यही चाहता हूँ कि भाजपा है। भाजपा पे भरोसा है, क्या कारण है कि भाजपा पे भरोसा है? सबसे बड़ा तो राम मंदिर, इस बार की दिवाली वही मनाएंगे। देखिए, राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर बन गया, यूनिवर्सिटी कितनी लाती इन्होंने? राम मंदिर से क्या बाहर कितने भिखारी मिलेंगे? या अगर कोई यूनिवर्सिटी आती तो वहाँ एजुकेशन हम चांद तक पहुंच गए। किसके कारण पहुंचे? मंदिर कारण नहीं पहुंचे, वो पहुंचे हैं हम एजुकेशन की तरफ। तो एजुकेशन सबसे जरूरी है। और पार्टी की बात की जाए तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, कहीं पर भी नहीं, मतलब डेवलपमेंट देखता हूँ। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप वोट करेंगे, आपका कहना है। तो मेन क्या डेवलपमेंट में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप लेके वोट करेंगे? बताया जैसे कि मेन मुद्दा तो हमारा शिक्षा ही है, शिक्षा, रोजगार और जो अभी मतलब मैं बता रहा था, मतलब ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। मतलब चुनाव को दिखाने के लिए वो पॉलिसीज लाई जाती हैं और उसके बाद वो चीजें खत्म हो जाती है। बिल्कुल, अभी चुनाव है तो अभी बहुत सारी योजना चालू होगी, आपने देखा होगा। एक योजना ये लाडली बहना चालू हुई, ये 18 साल पहले मामा क्या कर रहे थे, ये 18 साल पहले मामा क्या कर रहे, अभी क्यों जाए? ये भाई सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है लोगों को वोट का। जी बिल्कुल, ये केवल और केवल एक चीज है कि भैया हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमको वोट दीजिए। ये नहीं होना चाहिए। वोट खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। कुछ और लोग भी हैं अमित, उनसे भी जरूर बातचीत करें और जाने कि पिछले 5 सालों में जबलपुर में जो विकास का दावा किया जाता है वो कितना सही है। बुनियादी सुविधाओं पर भी जरूर बात करें, जैसे सड़क, बिजली, पानी को लेकर जबलपुर कहां तक पहुंचा है? मैं तो भाजपा वाला हूँ जी, भाजपा जब से आई है तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। भाजपा में क्या लगता है आपको, क्या अच्छा हुआ है? जबलपुर में ट्रैफिक खत्म हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि इतने बड़े बड़े हाईवे पुल बन रहे हैं ना, मतलब काफी कुछ अच्छा सुधार हुआ है जबलपुर, इसलिए भाजपा ही मुझे पसंद है। कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं। दादा, आप वरिष्ठ नागरिक है, विधानसभा चुनाव 2023 मतदान की तारीख नजदीक आ गई है, क्या लगता है कि किन मुद्दों और लेके आप वोट करेंगे? क्या है जी, केंद्र में मोदी जी विकास काम जो किया है देश के अंदर, क्या वो राम मुद्दा हो,
T20 हो, ऐसे अनेकों कार्य जो किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि। यहाँ पे कुछ लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या है उनका 2023 को लेकर विधानसभा चुनाव को। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे 2023 में? उन मुद्दों को लेके वोट करेंगे वो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, वो सब लेके हम लोग सोच के उसके लिए वोट करेंगे। एक साथ छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, अभी तक उनको मुक्ति नहीं दी गई। पटवारी में जो घोटाला हुआ है, पटवारी परीक्षा में, उसको लेके करेंगे वोट। पश्चिम विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं। इस विधानसभा को आपको लेके क्या लगता है कि क्या मेन मुद्दे हैं? पश्चिम विधानसभा का कहता है कि उसके पूर्व वित्त मंत्री है अनिल तनु भनोट, काफी साल से सक्रिय है वो तो विधानसभा में, उनके काम भी काफी अच्छे हुए हैं। वही मुद्दे लेके लोग भी इनको वोट करेंगे। अगर वो खामियां है तो इनको वोट करेंगे। बोलेंगे हमारे साथ यहाँ पे एक दुकान के चालक भी हैं जो चाय यहाँ पर बेचते हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या मुद्दे हैं। वैसे बोलना चाहेंगे, बताइए ना क्या मुद्दे हैं। चलिए, लगता है कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोशिश करेंगे और लोगों से ही बात करने की। जी भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, मेरा ये कहना है, हम लोग जब राकेश सिंह जी के पास जाते थे तो ये कहते थे कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, वोट मांगने आएंगे तो हम लोग कहेंगे हमारा मुद्दा नहीं। 20 साल से सांसद है, शहर के लिए क्या किया, शहर के लिए क्या किया आपने? बाकी सांसद देखे, अपने इंदौर को देखो क्या कर दिया यार, भोपाल को देखो यार, इवन ग्वालियर को देखो। हम जबलपुर इतने पीछे होते जा रहे हैं भाई 20 साल से। एक ही एजेंडा है सर, मोदी जी के नाम से वोट मांगते। अगर मोदी जी आएंगे तो हम वोट को दे देंगे। मतलब क्या कहना है आपका इस बारे में? भाई ने बहुत अच्छी बात करी है कि जबलपुर की आम जनता जब भी माननीय महोदय सांसद जी के पास जाती थी तो उनका एक डायलॉग मशहूर है जबलपुर में 20 सालों से कि ये हमारा विषय नहीं है। और अभी तक तो मेरे हिसाब से हमने 38 साल उम्र है, उससे भी एक ही चुनाव उन्होंने फाइट किया है विश्वनाथ दुबे जी के साथ। बाकी तो मोदी जी की लहरों में उन्होंने 2023 में किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, पार्टी, कैंडिडेट या विकास? विकास तो 18 साल में हुआ ही नहीं है। अब लोगों को ये सोचना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। 15 महीने की सरकार थी जो कांग्रेस की, उसमें जितना हो सका उन लोगों ने काम किया है। वो तो पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है किस तरीके से सरकार गिराई गई है खरीद फरोख्त करके। अब लोगों को एक बार फिर परिवर्तन 2018 जैसे लाना चाहिए 2023 में। इसमें कांग्रेस को भी 5 साल मौका देना चाहिए। जब कांग्रेस शासन रही इससे पिछले 20 साल पहले, तो इतना तो हम लोग तो अभी वोटर नहीं थे। अब वोटर में 18 साल में ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार ही हुआ है। महाकौशल का विकास हुआ नहीं। आपने सुना आम लोगों को, कुछ लोगों को मौजूदा सरकार से नाराजगी है तो कुछ लोगों को विपक्ष से नाराजगी है। आने वाली 3 तारीख का समय तय करेगा कि वोटर का रुख किस तरफ जाता है। बिल्कुल अमित, और चूंकि आप स्थानीय भी हैं तो आप ही बताएं कि यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि पलायन करना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, इसमें सच्चाई कितनी है? साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबलपुर कितना उन्नत बन पाया है अभी तक? शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा के मामले में जबलपुर शहर पिछड़ा तो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से युवाओं का लगातार यहाँ से पलायन होता है बाहर भोपाल या इंदौर की तरफ, जबलपुर का युवा रुख करता है एजुकेशन के लिए, चाहे वो कोचिंग से जुड़ा मामला हो या फिर कॉलेजों से जुड़ा हुआ मामला हो। लगातार जो भी छात्र हैं जबलपुर के, ज्यादातर बाहर ही जाना प्रेफर करते हैं और उसमें से भी ज्यादातर जो संख्या होती है वो भोपाल और इंदौर की तरफ रुख करती है। वहीं अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं लगभग पर्याप्त हैं जबलपुर में, पर उसके बाद भी ज्यादातर जो मरीज है, जो सीरियस मरीज होते हैं, वो नागपुर महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं जबलपुर से। तो कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है और धीरे धीरे वक्त के साथ ये सुधार आना चाहिए। बिल्कुल, तो वक्त के साथ सुधार की गुंजाइश लगातार बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो जनता है
काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया उनकी है। कुछ का कहना है कि चुनावी वादे पूरे कर दिए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चुनावी वादों के अधूरे होने से इत्तेफाक रखते हैं। बहरहाल चुनाव में अभी कुछ समय है। जनप्रतिनिधि लगातार जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मर्म समझ रहे हैं कि आखिर इस बार जो मुद्दे हैं वो विकास के नाम पर ज्यादा होंगे या फिर धर्म के नाम पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। अमित, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और लोगों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये था जबलपुर विधानसभा की 4 सीटों का विश्लेषण और हमने जनता की राय भी आपके सामने रखी कि इस बार कौन से चुनावी वादे जो हैं विभिन्न प्रत्याशियों ने किए हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, और उन पर जनता का कितना एतबार है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।